पहाड़ की मजबूत महिला एपिसोड की आज की मेहमान हैं एंकर श्वेता पंत। कि मुझे एंकर बनना है तो अपना ही कुछ करना पड़ेगा। तो शायद अपने सपनों के पीछे बोल सकते हैं कि मैं आ गई इस तरफ की अपना एक चैनल स्टार्ट करते हैं। तो मुझे इतनी जॉब्स मिली मार्केटिंग और इस फील्ड में सिर्फ बोलने की वजह से, तो मुझे लगा कि अपना करियर इसी में बनाना चाहिए। तो इस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया और यही मुझे लगता भी है कि अगर कोई चीज़ दुनिया को अगर आप में अलग नज़र आ रही है तो उसमें करियर बनाना, इससे आप कभी रिग्रेट भी नहीं करेंगे और इस फील्ड में मेहनत करने में मैम मज़ा आता है। सपना तो एक चीज़ देख लिया था कि इसमें एंकर तो करना है, मतलब एंकर बनना है, अपना एक शो लॉन्च करना है। मेरा अभी भी है कि मुझे एक अच्छा सा अपना बड़ा टॉक शो लॉन्च करना है विद अ गुड बजट। मतलब रोस्टर मीडिया कंपनी जैसा कि हमने ये चीज़ स्टार्ट की है, तो रोस्टर मीडिया जिस वजह से मैं दिल्ली गई थी, मैं चाहती हूँ कि आने वाले हमसे जो जूनियर्स हैं, हम इस तरीके की कंपनी हल्द्वानी में सेटअप करें कि लोगों को यहाँ से बाहर ना जाना पड़े। जो चीज़ें दिल्ली में मिल रही हैं वो चीज़ें हल्द्वानी में मिले। फील्ड डेफिनेटली हमारा जो फील्ड है मास कॉम से रिलेटेड वही रहेगा, जिसमें हम फिल्म मेकिंग, शॉर्ट फिल्म्स, म्यूज़िक, इवेंट्स, ये सब चीज़ें ही रखेंगे। नमस्कार, मैं नीरू बल्ला और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर समाचार सच। तो आज की पहाड़ की मजबूत महिलाओं की सीरीज में हमारे साथ एक खास मेहमान स्टूडियो में आई हुई हैं। तो मैं उनका ज़्यादा परिचय तो नहीं दे पाऊंगी, लेकिन मैं ज़्यादा उन्हीं से पूछूंगी कि उनके अंदर क्या खासियत, इतनी कम उम्र में उन्होंने जो आज ये सफलता पाई है। तो मैं दो लाइनें उनके लिए कहना चाहूँगी। मुसीबत से भागोगे तो मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, मगर मुसीबत का सामना करोगे तो मुसीबत भी तुमसे पीछा छुड़ाएगी। तो ये दो लाइनें मैंने आज निकाली है जो मेरे मेहमान के ऊपर सटीक बैठती है। तो मैं जानना चाहूँगी। तो नमस्कार, समाचार सच में आपका स्वागत है श्वेता। तो हम पहले तो जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में थोड़ा सा, अपने जीवन, जो घर परिवार के बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। जी मैम, तो मेरा नाम श्वेता पंत है जैसा आप बता ही चुकी हैं, और मेरे पिताजी का नाम नवीन चंद्र पंत है। वो HMT से रिटायर्ड हैं। तो हम लोग बॉर्न एंड बॉट अप मतलब हल्द्वानी में ही रहा। 12th पूरा हल्द्वानी से हुआ। पहले महर्षि रानीबाग से पढ़ाई हुई है मेरी, फिर 11th-12th मेरा निर्मला कॉन्वेंट से है। उसके बाद मैं दिल्ली चली गई थी, जहाँ से BSc मैंने किया गार्गी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद मैंने मास कम्युनिकेशन किया है हिमकॉम इंस्टीट्यूट, जो एफिलिएटेड है अरुणाचल से। मतलब अरुणाचल नहीं गए तो हमने दिल्ली में ही वो इंस्टीट्यूट ढूंढ लिया। तो वहाँ से मास कम्युनिकेशन हुआ। उसके बाद मैम वहीं से करियर स्टार्ट हुआ, मास कम्युनिकेशन की जर्नी स्टार्ट हुई। अलग अलग न्यूज़ चैनल्स में भी काम किया और अभी करंटली मैं एक प्राइवेट कंपनी में भी काम करती हूँ जिसका ऑफिस नोएडा है, पर वर्क फ्रॉम होम में हूँ। तो पिछले 2.5 सालों से हल्द्वानी में हूँ। और उसी के साथ साथ मतलब ये मौका मिला अपने शहर वापस आने के बाद, दिल्ली से 8 साल के बाद जब मैं वापस आई, तो ये मौका मिला कि हमने यहाँ पे अपनी कंपनी भी स्टार्ट की, रोस्टर मीडिया प्रोडक्शन के नाम से। मैं को-फाउंडर हूँ उसकी, और मेरे साथ जो फाउंडर हैं वो सूरज गोस्वामी हैं। तो हम लोग हल्द्वानी में पिछले 2.5 साल से रोस्टर मीडिया प्रोडक्शन जो है वो चला रहे हैं, जिसमें हमारे पास यहाँ के हल्द्वानी के रिनोन चैनल्स हैं जिनका प्रोडक्शन हमारे पास है, न्यूज़ चैनल्स हैं। उसके अलावा उसमें इवेंट मैनेजमेंट और बाकी और भी ऐसे बहुत सारे काम है, एडिटिंग इन शॉर्ट फिल्म्स, म्यूज़िक, रिकॉर्ड एंड एवरीथिंग। ये सब चीज़ें हम उसमें मैं थोड़ा रोकना चाहूँगी श्वेता आपको। जैसा आपने बताया कि प्रोडक्शन कंपनी चलाते हो आप, इतनी पढ़ाई करके आपको क्यों लगा कि जॉब करूं? आपने कहा कि मास कम्युनिकेशन भी कराया आपने, तो उस समय क्यों नहीं लगा कि, हालांकि पत्रकारिता क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है कि हालांकि लोगों को लगता है कि हमारी भी कोई पहचान है वहाँ पर, हाँ, तो वो क्यों नहीं सोचा? मैम पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़ी थी, 2 साल 3 साल उसमें काम किया भी, मैं तो यूट्यूब चैनल में भी किया, उसमें किया। पर उसके बाद मैं फिर शिफ्ट हुई, जब मैं दिल्ली में ही थी तो मैं कॉर्पोरेट में आ गई। तो इसका जो मैं डिफरेंस बताऊंगी वो ये था कि वहाँ मुझे, मतलब मैं बुराई तो नहीं करूंगी, लेकिन वहाँ का जो एक सिस्टम है, शायद मैं उसके लिए परफेक्ट नहीं थी कि मैं एंकर के तौर पे अपने आप को देखना चाहती थी। और वहाँ जो एक स्ट्रगल होती है, या वहाँ पे इतनी जान पहचान और इतना चीज़ें चाहिए होता है, तो उसमें शायद कमी रही या जो भी रहा, मुझे ऐसा लगा कि मुझे एंकर बनना है तो अपना ही कुछ करना पड़ेगा। तो शायद अपने सपनों के पीछे बोल सकते हैं कि मैं आ गई इस तरफ की अपना एक चैनल स्टार्ट करते हैं, खुद को खुद से ही पहचान दिलवाते हैं। आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई, एंकर। हालांकि बहुत अच्छा लगता है, बोलना भी अच्छा लगता है एक। तो ये कोई बचपन से ही शौक था बोलने का, शब्दों का संग्रह करना? हाँ हाँ,
एंकरिंग करना एक सब्जी है कि आपको शब्दों का संग्रह भी करना है ना। बिल्कुल मैम। सो बोलने का शौक तो मैम था बचपन से। जैसे मैं अपने स्कूल में थी तो मैं डिबेट में बहुत आगे थी। मतलब एक जो कहते हैं मास फेयर कि आप लोगों से डरते हैं, वो नहीं था। स्टेज फेयर नहीं था। हमेशा से स्टेज में रही, मॉनिटर रही, टॉपर रही। ऑल्दो मेरे पेरेंट्स तो यही चाहते थे कि मैं गवर्नमेंट जॉब और इसी में जाऊँ, क्योंकि जब 12th हुआ उसके बाद सीधे BSc में गार्गी कॉलेज मिल गया, तो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन यही थी कि गवर्नमेंट जॉब इन ऑल। लेकिन जब मैं दिल्ली गई मैम, ये ज़्यादा पहचान तब मुझे मिलनी शुरू हुई जब मैं दिल्ली गई। तो मैं अपनी क्लास की, वहाँ पे एक वो होता है CR होता है, मतलब कि आप अपनी क्लास का हेड बन जाते हो। तो 70 लड़कियों में मैं हेड भी बन गई, बल्कि उत्तराखंड से, हल्द्वानी से गई हुई, एक छोटे से शहर से गई हुई लड़की थी। तो उसने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया। तो वहाँ से जो मेरे टीचर्स ने या मेरे साथ वहाँ जो दोस्त थे, उन्होंने मुझे मेरे बोलने पर बहुत तारीफ मुझे मिलने लगी। तब तक तो मास कम्युनिकेशन जैसी कोई चीज़ होती है भी नहीं पता था, क्योंकि मैम हल्द्वानी का ही वो था, यहाँ BSc इंजीनियरिंग, और इससे आगे क्या ही पता होता है। पर दिल्ली में जब ये तारीफें मिलने लगी तो फिर मैंने सोचा, और एक मतलब ऐसा था मार्केटिंग, और इसके लिए भी मुझे लोगों से बहुत ऑफर, मतलब मुझे जॉब, इतनी जॉब्स मिली मार्केटिंग और इस फील्ड में सिर्फ बोलने की वजह से। तो मुझे लगा कि अपना करियर इसी में बनाना चाहिए। तो इस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया, और यही मुझे लगता भी है कि अगर कोई चीज़ दुनिया को अगर आप में अलग नज़र आ रही है तो उसमें करियर बनाना, इससे आप कभी रिग्रेट भी नहीं करेंगे, और इस फील्ड में मेहनत करने में मैम मज़ा आता है। क्योंकि अपनी एक ऐसी चीज़ है, जैसे मेरे साथ एक छोटा सा इंसिडेंट था। मैं अपने कॉलेज में थी तो एक प्रेजेंटेशन देनी थी। सो मैं हमेशा ये चीज़ याद करती हूँ कि उसने मुझे, मतलब उस एक पर्टिकुलर इंसिडेंट ने मुझे रियलाइज़ कराया कि मुझे इस फील्ड में जाना है। तो बहुत शोर था क्लास में, लड़कियाँ सारी, अब क्योंकि गर्ल्स कॉलेज है तो लड़कियाँ सारी आपस में बात कर रही थी, कोई सुन नहीं रहा था किसी को भी। मैं जैसे ही गई स्टेज पे, और मैंने सिर्फ एक ऐसी लाइन बोली थी कि हाय, दिस साइड श्वेता एंड टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट इतना, एंड सारे लोग चुप होकर ना मुझे ऐसे देखने लगे। तो वो जो एक्सपीरियंस था, मुझे लगा इस बोलने में कुछ बात है, मतलब ये मुझे कहीं तक ले जा सकता है। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस जो आपका एंकरिंग का था, कोई बड़ा स्टेज भी मिला होगा आपको, तो वहाँ पर फर्स्ट एक्सपीरियंस बताइए। फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा, एंकरिंग का जो सबसे फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, हमने देखा आई कांटेक्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैंने बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स का इंटरव्यू किया है, जिसमें शक्ति कपूर एक हैं, माधुरी दीक्षित एक हैं, और अर्चना पूरन सिंह एक हैं। तो मैंने इन सब का वो किया है, मनोज तिवारी का इंटरव्यू किया है। सो सब दिल्ली में रह के मैंने ये सारे काम किए हुए हैं। सो शक्ति कपूर जी मेरा पहला ऐसे एक्सपीरियंस थे जो सबसे बड़े उसमें इंटरव्यू करना था। तो अब मैं उस समय आई थिंक 20-21 साल की होंगी। तो मैं सिर्फ एक किस्सा सुना रही, जो मेरे सर थे फ़हीम सर, मैं उनका नाम भी लूँगी। फ़हीम सर का बहुत बड़ा हाथ है मुझे आज यहाँ तक पहुँचाने में, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले मुझे ऐसे करा कि तुम्हारी स्पीकिंग स्किल्स है, तुम कर सकती हो। तो हम लोग रिपोर्टिंग के लिए गए थे, एक जगह पे आए थे दिल्ली में, एक होटल में आए थे। वो एक वो था, बुक का लॉन्च था, वहाँ आए थे शक्ति कपूर। तो मैं गई जब उनके पास इंटरव्यू करने माइक लेके, तो उन्होंने उस समय कहा मैं अभी आ रहा हूँ, 2 मिनट में होटल से लेके आ रहा हूँ। तो मैंने ना, पता नहीं बच्ची थी जो भी था 20 साल की, मैंने एक जिद सी कर दी कि सर आप आएंगे तो आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। उन्होंने कहा पक्का पक्का। वो चले गए, स्टार है और पूरी उसमें थे, सिक्योरिटी में थे, चले गए। जब वो थोड़ी देर में वो वापस आ रहे, मैं वेट कर रही थी ऐसे स्टेज में खड़े को। वो आए, उन्होंने स्टेज में बुक लॉन्च वगैरह किया और वो वापस जाने लगे सीधा अपनी गाड़ी की तरफ। एंड मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ, मेरा पहला था कि मैं किसी बड़े स्टार को लेने वाले। फ़हीम सर ने मेरे पे बहुत प्रेशर किया हुआ था कि आज ये नहीं कर पाई तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगी। वो थोड़े इस तरीके के थे, तो चैलेंज था। तो मैं उनके पीछे भाग भाग के गई, मैंने उन्हें रोक दिया। मैंने कहा सर आपने मुझसे प्रॉमिस किया था, आपको मुझे इंटरव्यू देना पड़ेगा। और उनके पास इसके आगे कुछ बोलने के लिए था ही नहीं, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था। और वो पूरा इंटरव्यू हुआ उनकी गाड़ी के पास में ही हुआ। और वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था जहाँ से कॉन्फिडेंस भी आया, और उस एक चीज़ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा तारीफें भी मिली थी। आपने कभी उनकी फिल्में देखी? कभी उस समय लगे नहीं कि विलेन है, देखिए ये बड़ा गंदा वाला विलेन है। हाँ, उस समय ऐसा लगता था विलन है, देखिए मैंने। कैसा था नेचर, कैसा था उस समय? बढ़िया था मैम। आप ये देखिए ना कि एक छोटी सी बच्ची पीछे भाग के जा रही है और कह रही है आपने प्रॉमिस किया है सर आपको इंटरव्यू देना है। तो बोलते समय लगा कि उन्होंने अच्छे हैं, सॉफ्ट हैं, अच्छा जवाब दिया। पिक्चरों में उनका एक छाप देखते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, वहाँ पे जो उनकी एक्टिंग है, उनकी वैसे कॉमेडी भी रही है, गोविंदा की बहुत सारी मूवी में उन्होंने कॉमेडी भी वो किया है। तो उनका बहुत अच्छा जवाब था, अच्छा शांत बिहेवियर था, सब चीज अच्छे। तो अचानक क्या हुआ कि आपने छोड़ दिया? इतनी बहुत ही अच्छी, कहते हैं ना रंग बिरंगी दुनिया, कोई अगर जाता है तो बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैम वही बात है कि एक चीज होती है, एक समय एक ऐसा होता है जहाँ पे आपको
मैं ये बोलती हूँ कि नाम के साथ पैसा उतना ही ज़रूरी हो जाता है, और फिर आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है। पेरेंट्स एक टाइम बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि अब अभी तक हमने आपको संभाला, अब आप हमें संभालें। मेरा छोटा भाई है, वो अभी कॉलेज वगैरह कर रहा है, वो मुझसे 7 साल छोटा है, तो मैं घर की बड़ी हूँ, तो मेरे ऊपर वो भी चीज़ें थी। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ ने, इसीलिए मैं कॉर्पोरेट में गई, क्योंकि पैसा भी ज़रूरी था और ये चीज़ें अच्छी थी। ये चीज़ें जब तक स्क्रीन में दिखती हैं कि इसका इंटरव्यू ले रही है, उसका इंटरव्यू ले, पर डीप डाउन पैसा ज़रूरी होता है, ग्रोथ ज़रूरी होती है एक टाइम बाद आके। तो ग्रोथ का भी इसमें सवाल है। जैसे मुझे जो चाहिए था, नई नई चीज़ें सीखने का एक्सपीरियंस, अगर मैं वहाँ रहती तो शायद मैं वहीं रह जाती। हाँ, इंटरव्यूज़ और करने को मिलते और चीज़ें होती, पर फिर मैं कॉर्पोरेट में जब आई तो मुझे एक स्टैंडर्ड मिला। मुझे जो मेरे कलीग्स थे उनका जो चीज़ें थी, बड़ी बड़ी कंपनीज़ का जो एक एक्सपोजर होता है वो मिला, पैसा मिला, तो उसने मुझे बहुत स्ट्रेंथन किया, बहुत ज़्यादा पावर दी, और शायद इसी वजह से मैं अपना काम शुरू कर पाई हूँ आज की डेट पे, और हर चीज़ स्मूथली चल भी तो रही है। वहाँ पर नेम था लेकिन पैसा नहीं था। एग्जैक्टली, पैसा नहीं था। और अल्टीमेटली जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, पैसा इज इम्पोर्टेंट। तो अचानक से फिर एकदम क्षेत्र बदल दिया, आपने बोला कॉर्पोरेट में गई, फिर अचानक से एकदम अपना, एकदम कहते नहीं है कि एकदम सोचा समझा या तो प्लान होगा। हाँ। क्या था ऐसा? जैसा आपने बोला भी कि मैं कुछ करना भी चाहती थी। हाँ हाँ मैम, सपना तो एक चीज देख लिया था कि इसमें एंकर तो करना है, मतलब एंकर बनना है, अपना एक शो लॉन्च करना है। मेरा अभी भी है कि मुझे एक अच्छा सा अपना बड़ा टॉक शो लॉन्च करना है विद अ गुड बजट। मतलब कपिल शर्मा एग्जैक्टली नहीं, बट हाँ इंस्पायर्ड हूँ मैं उनसे कि जैसा उनका कॉन्सेप्ट है अपने नाम का, अपनी चीज़ों का, वो आज भी है। ठीक है, तो वो एक ड्रीम सोच लिया था। फिर कॉर्पोरेट में गई तो थोड़ा सा ऐसा तो लगा कि भटक गई हूँ, मतलब एकदम कॉर्पोरेट में आ गई, पैसा तो मिल रहा है पर जो सपना था वो अलग है। पर डेस्टिनी बोलिए मैम, क्या बोलिए, वर्क फ्रॉम होम मिला, वापस हल्द्वानी आई, और यहाँ आने के बाद मुझे जैसा मैंने बताया कि हमने रोस्टर मीडिया वगैरह स्टार्ट किया। रोस्टर मीडिया में 2 चैनल्स, एक चटपट अड्डा के नाम से और एक उत्तराखंड दर्शन नाम से हमारे अपने हैं। तो चटपट अड्डा जो हमारा चैनल था वो एंटरटेनमेंट चैनल, हमने वो शुरू किया। न्यूज़ चैनल तो हल्द्वानी में खैर अच्छा माहौल है, काफ़ी चलते हैं, पर एंटरटेनमेंट जो हमने स्टार्ट किया उसमें मेरे चीज़ें स्टार्ट हुई। तो ये एक डेस्टिनी कहिए कि मैं वापस आई, और जैसे मैंने बताया कि जो मेरे पार्टनर हैं सूरज, उनसे मिलना हुआ, वो भी कुछ उस टाइम पे प्लान कर रहे थे, और हम दोनों ने एकदम से चीज़ें स्टार्ट कर दी। और वो जॉब के साथ ही मुझे अपना वो जो सपना मैंने सोचा था उस पर फिर चलने का मौका मिला। कितना समय हो गया? मैम 2.5 साल हो गए हैं अभी। 2.5 साल हो हाँ, गए हैं। 2.5 साल से मैं हल्द्वानी में ही हूँ, और पहले हल्द्वानी छोड़ के गई अपॉर्चुनिटी के लिए, और फिर उसके बाद जब वापस आई तो हल्द्वानी में ही वो अपॉर्चुनिटी। ये आपने जो एक रोस्टर मीडिया प्रोडक्शन कंपनी बताई है, ये इनका खास मकसद क्या रहा है और इसमें क्या आगे करेंगे आप लोग? हाँ बिल्कुल मैम, ये एक अच्छा क्वेश्चन है हमारे लिए, इसीलिए बिकॉज अभी हमने एक नया ऑफिस भी लिया है कुसुमखेड़ा में। अभी तक हम लोग सब चीज़ें ऑनलाइन ही कर रहे थे। रोस्टर मीडिया मैम प्रोडक्शन है, तो उसमें मल्टीपल चीज़ें हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम लोग इसमें चैनल्स तो देख ही रहे हैं, चैनल्स का जो भी प्रोडक्शन होता है न्यूज़ चैनल्स का। इसके अलावा जो पर्सनल चैनल भी होता है, सोशल मीडिया हैंडलिंग वगैरह भी हम लोग करते हैं। उसमें हम इंडिविजुअल भी करते हैं और ब्रांड्स की भी करते हैं। हल्द्वानी में ऐसे काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जो हमारे साथ हैं, और इंडिविजुअल पॉलिटिशियंस भी हमारे साथ में हैं जिनका सारा सोशल मीडिया हैंडलिंग वगैरह हम करते हैं। इसके अलावा हम इसमें शॉर्ट फिल्म्स, जैसे कि आज का समय है, लोगों को देखना पसंद है, कम समय में अच्छा कंटेंट देना, तो हम इस तरीके का काम भी करते हैं। हमारा एक ऑडियो रूम है जिसमें हम लोग प्रॉपर वॉइस ओवर्स और म्यूज़िक रिकॉर्डिंग जो है उसका काम करते हैं। सो रोस्टर मीडिया में ये भी है। अब आपने बोला ड्रीम, सो रोस्टर मीडिया कंपनी, जैसा कि हमने ये चीज़ स्टार्ट की है, तो रोस्टर मीडिया जिस वजह से मैं दिल्ली गई थी, मैं चाहती हूँ कि आने वाले हमसे जो जूनियर्स हैं, हम इस तरीके की कंपनी हल्द्वानी में सेटअप करें कि लोगों को यहाँ से बाहर ना जाना पड़े। जो चीज़ें दिल्ली में मिल रही हैं वो चीज़ें हल्द्वानी में मिले। फील्ड डेफिनेटली हमारा जो फील्ड है मास कॉम से रिलेटेड वही रहेगा, जिसमें हम फिल्म मेकिंग, शॉर्ट फिल्म्स, म्यूज़िक, इवेंट्स, ये सब चीज़ें ही रखेंगे। हाँ, मैंने आपके बायोडाटा में पढ़ा था कि आप इंटर्नशिप भी देते हो युवाओं को। बिल्कुल मैम, इंटर्नशिप वगैरह भी हमने स्टार्ट की है कि हम स्किल डेवलपमेंट, जो स्किल्स हमें आती हैं वो स्किल्स हम अपने जूनियर्स को सिखाएं भी, जिससे कि हमारे साथ ही नहीं, हम चाहते कि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, चीज़ें हैं जो यहाँ पे चल रही हैं, वो वहाँ जाके काम कर सकें। एक बेटर मतलब न्यूज़पेपर्स हैं, कुछ अच्छा लिख सकें या बोल सकें, या शॉर्ट फिल्म्स, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, जो करना चाहें वो कर सकें। सो ये हम लोग अभी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात बताई आपने श्वेता। जैसा कि हम लोग देखते हैं ना, आज
एक मोबाइल चलाना, वीडियो बनाना एक बहुत कॉमन सा टाइप का हो गया है। आपने तो मास कम्युनिकेशन किया हुआ है, बिल्कुल मैम। लेकिन आपने जो इंटर्नशिप के बारे में जिक्र करा है, तो ये वो युवा हैं जो पढ़ाई करके पूरा अपना कोर्स करके आते हैं, आप उन्हें आगे बढ़ाओगे। आपको लगता है कि ये कुछ चेंज कर पाओगे आप? ऐसा पॉसिबल है? मैम पॉसिबल है। हमारे पास अभी तो वैसे 2 ही हैं, क्योंकि अभी हमारा ऑफिस सेटअप ही हो रहा है। फिर भी हमने ना start कर सोशल दिया। मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लोग आना तो चाहते हैं, नेम फेम है, सब चीजें हैं, हाँ। हर कोई हमें जानता है, हाँ। लेकिन उसके लिए हम कहाँ तक किसको जिम्मेदार समझेंगे? मैम जो आज की जनरेशन है, आपने कहा फोन चलाना, ये चलाना बहुत कॉमन है, आम हो मजदूर गया। आदमी भी चला रहा है, चला आप रहा देख रहे है, हैं। लेकिन जो स्किल्स होती हैं, हाँ। तरीके होते हाँ, हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और जनरेशन को ये चीज समझाना, जो जिसने पढ़ाई की है, हाँ। जो पढ़ रहा है, उसी को बताना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब हमारे साथ बच्चे आते हैं तो उनको यही लगता है कि अरे ये तो हम फोन से भी कर सकते हैं। हाँ, तो फिर हम बहुत इजली है ना। बिल्कुल, फिर हम उन्हें डिफरेंस बताते हैं कि ये फोन है और ये कैमरा है। कैमरा है, अब आप बिल्कुल। अंतर खुद देखिए। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हमारे साथ हुआ है। हमारे साथ में एक बच्ची है, वो अभी 12th करके ही हमारे साथ आई है। तो वो सीखना चाहती थी वो, और मैम वो भी हमें कहाँ मिली, हम एक इवेंट के लिए गए थे, तो एनसीसी कैडेट थी अपने स्कूल में। तो उन्होंने हमें देखा, मुझे नहीं पता वो हमसे क्या इंस्पायर हुई या उन्होंने मेरा नंबर वगैरह लेके रख लिया। शी वॉज इन 11th उस टाइम पे, और उन्होंने मुझे उस वक्त मैसेज कर दिया कि श्वेता दी, मुझे ना आपके साथ काम करना है, मुझे आपसे चीज़ें सीखनी है, जब मेरा 12th हो जाएगा तो मैं आपको मैसेज करूंगी। मैम हमें भी नहीं पता हम लोग 1 साल बाद क्या कर रहे होंगे क्या, तो मैंने उन्हें बोल दिया ठीक है आप मैसेज करके बताना। तो उनका जैसे ही 12th हुआ, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आप मुझे काम सिखाओगे। तो मैंने कहा वाई नॉट, कोई सामने से आ रहा है तो क्यों नहीं सिखाएंगे। तो वो आई, अब वो बच्ची है 12th करके आई, उन्हें ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, तो उन्होंने एक क्वेश्चन रेज किया। कैनवा एक ऐप आती है जिससे एडिटिंग हो जाती है इजिली फ़ोन में। दूसरा हम यूज़ करते हैं प्रीमियर। तो अब उनका एडोबी हम यूज़ कर रहे हैं, जो एक बहुत मतलब कॉस्टली सॉफ्टवेयर है एडिटिंग के लिए, जो प्रोफेशनल यूज़ करते हैं। और एक कैनवा है जो सिंपल ऐप में कोई भी कर लेता है। तो उनका क्वेश्चन ही यही था कि ये क्यों नहीं, हम कैनवा से भी इसको कर सकते हैं, एडोबी में इतना टाइम क्यों लगाए। तो मैम अभी सिखाना हमारी जिम्मेदारी, और आज वो एक्सेप्ट करती हैं कि एडोबी है। मेरा क्वेश्चन यही था कि मतलब इस चीज को आप क्लियर कैसे करोगे, है ना? वो तो क्योंकि हर practical कोई, है। आप देखो ना, एक 10,000 का मोबाइल पकड़ा हुआ है, वो भी मजदूर भी बना रहा है वीडियो। हाँ। और हाईलाइट भी सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं, बहुत जल्दी हाईलाइट हो जाए। हमारी खबर बाद में पहुंचती है, लोगों की पहले पहुंच जाती है। तो बिल्कुल। ये सही नहीं है ना। हाँ, पर ये सही नहीं है। आज हम देखेंगे पत्रकारिता के क्षेत्र में भी 100 पत्रकार होते हैं। जब हम लोग किसी प्रेस उसमें जाते हैं तो 100 से ज्यादा लोग होते हैं। हाँ। लेकिन कितने लोग इसमें सही हैं और कितने लोग गलत गलत हैं? है, बिल्कुल। क्योंकि कैमरा पकड़ लिया तो मैं पत्रकार। ये तो है, ये एक चलन हो चुका है हाँ, आजकल, ये वो बिल्कुल। पकड़ लिया है तो हम, लेकिन प्रोफेशनलिज्म ही होता बिल्कुल, है, बिल्कुल। और जो एक नॉर्मल है उसका अंतर दिख बहुत जाता है अच्छी ना। चीज बताई श्वेता आपने, ये बहुत अच्छी चीज बताई है। तो एक चीज हम और देख रहे हैं, ये आपने एक बनाया हुआ है चटपट अड्डा, ये जो एंटरटेनमेंट वाली चीज है, ये क्या चीज है पहले बताओ आप। मैम और आजकल नाम यही क्यों दिया? हाँ, ये क्यों दिया नाम? मैम ये कहीं ना कहीं मेरे नेचर से भी मिलता जुलता है। जैसे मुझे अगर कहीं पे भी कोई जाता है तो बोलते चटपटी सी कोई चीज होती है जो ज्यादा बोलती है या ज्यादा एनर्जी होती है, तो उससे भी रिलेटेड हमने ये रखा। और ये अड्डा हमने इसलिए रख दिया क्योंकि हमारा फोकस ये है कि हम एंटरटेनमेंट को उसमें इंट्रोड्यूस करें। अभी मैं ये बोलूंगी कि हम बहुत ज्यादा सक्सेसफुली अभी उस चीज को नहीं कर पाए जो हमने सोचा है, लेकिन अभी हमने उसमें एक पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट की है। अब ये जो एंटरटेनमेंट होता है, एंटरटेनमेंट में बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है। इसमें हर तरीके का इमोशन है, इसमें सीरियस टॉपिक्स भी होते हैं, इसमें कुछ एंटरटेनमेंट वाला भी होता है। जैसे हमने अभी हाल ही में सखी सहेली ग्रुप है हल्द्वानी की, काफी मैं लास्ट टाइम आपसे वही मिली थी, बहुत अच्छा भी लगा। वो महिलाएं भी इतनी खुश थी। हाँ। तो इससे पता चलता है कि हाँ, ये लोग अपनी अभिव्यक्ति किस तरह करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो वो घर से निकली महिलाएं हैं वो तो। हाँ, तो उन्हें ये प्लेटफॉर्म चाहिए था और हमें उनकी जैसी एनर्जी चाहिए थी। तो हमने वो गेम शो स्टार्ट किया उन लोग के साथ, जिसमें हमने पूरा 90s के जो गेम्स थे वो हम लेके आए। वो मतलब आप ये सोचिए कि 30 से लेकर 50-60 तक की एक उम्र की महिलाएं थी जो वहां पे ऐसे बॉल पकड़ के बॉल मार रही है, अड्डू खेल रही है या आंख मिचोली खेल रही है। तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा था और उन लोग के लिए भी बहुत अच्छा था। तो हमने इस तरीके की चीजें शुरुआत की है मैम। तो ये चटपट अड्डा ये वही बहुत है। अच्छी शुरुआत है। पुरानी चीजें याद आएंगी लोगों को। तो अभी कोई ऐसा आगे कोई ऐसा प्लान नहीं है कि महिलाओं के बीच में जाकर आप इस तरह के एंटरटेनमेंट करते रहे? मैम बिल्कुल है, और वो लोग तो हमें फोन करके बोलते भी हैं कि अब कब होने वाला है, अब कब हो, या हम कहीं पे भी मिलते हैं। तो मैम ये तो है हमारा, हमने वो चैनल इसी मकसद से बनाया है। वो और ऐसे बहुत सारी और एंटरटेनमेंट वाली चीजें जो भी हम कर पाएंगे। एंटरटेनमेंट मतलब सिंपल खुशी,
कि उसको करने में हमें अच्छा फील हो, बस ये वाली चीज़ है। तो आपने इतना सारी चीज़ें कर रहे हो, बाहर भी रह के आए हो, तो इसमें क्या सहयोग रहता है मम्मी पापा का? मैम आई थिंक मुझे बस ये कहना चाहिए कि अगर लड़कियां आगे बढ़ना चाहती हैं तो उनके पास मेरे जैसे पेरेंट्स होने चाहिए, तो उनका पूरा सहयोग सपोर्ट करते हैं। हमेशा से, मतलब उनको मुझ पे इतना भरोसा है, या मेरी जितनी भी चीज़ें हैं, अब मास कम्युनिकेशन मैंने किया है 2018 में, तो 2020 में वो कंप्लीट हुआ। 2018 में मास कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा चलन नहीं था, दिल्ली वालों के लिए होगा, हल्द्वानी में नहीं था, तो मुझे अपने पेरेंट्स को नहीं मनाना पड़ा, कन्विंस नहीं करना पड़ा कि नहीं यही करना है बीएससी के बाद, बल्कि वो चाहते थे गवर्नमेंट जॉब हो, ये सब चीज़ें हों, लेकिन नहीं, उनको ये था कि तू करना चाहती है तू करेगी, कर। उसके बाद मैं घर आ गई, मैं अपनी जॉब भी कर रही हूँ, मैं इतना सारा काम कर रही हूँ, कभी कभी बहुत लेट हो जाता है घर जाने में, चीज़ें, मैम इतना काम है, आप समझ सकते हैं कि इतना काम रहता है, इतनी चीज़ें संभालनी, लेट भी होता है, मीटिंग्स हैं, कभी इवेंट्स हैं, लेट हो जाता है, तो उनकी तरफ से मुझे कभी कोई चैलेंज नहीं आया, वो लोग हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं। एक चीज़ और आप बता रहे हो, इवेंट्स कराते हो आप, तो हल्द्वानी में ही? हाँ मैम, हल्द्वानी में। कहाँ पर कराया है आपने? मैम हमने ऐसे बहुत सारे इवेंट्स करे हैं, उसमें हम लोग, मान लीजिए कोई पॉलिटिकल इवेंट है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे भिटौली हमारा एक त्योहार होता है कुमाऊँ का, तो वहाँ पे अगर कोई हमारा भिटौली का हमें उसके बारे में बताना है, तो जैसे हमारे एक पॉलिटिकल लीडर हैं हल्द्वानी के, मनोज पाठक जी, उन्होंने एक इवेंट करवाना चाहा, उन्होंने कि उनकी जितने भी महिलाएं बहनें हैं, उन्होंने अपने एक जगह पे उन्होंने सबको इकट्ठा किया, एक बैंकेट हॉल में सबको बुला के वहाँ पे भिटौली का हो किया, तो वो सारा जो अरेंजमेंट था वो सब कुछ रोस्टर मीडिया ने ही किया था, जिसमें एंकर मैंने किया, उसके अलावा हमारा ऑडियो का भी हम लोग सारा खुद ही से देखते हैं, वहाँ पे जितना ऑडियो का था, उससे पहले जितने भी इनविटेशन के लिए वीडियो एडिटिंग होती है, बाद में वीडियो का बनाना, फिर उसका मार्केटिंग करना, सारी चीज़ें हम लोगों ने हैंडल की। तो वो उस भिटौली में हम लोगों ने उसकी जो एक कथा है भिटौली की, उसको हम निकाल के लाए, उसको हमने पूरा एक एक्ट के थ्रू करवाया वहाँ पे एक टीम के साथ, कि उस तरीके से चीज़ें हों, और वॉइस ओवर्स था उसमें, सारी चीज़ें थी, तो इस तरीके से हम काफ़ी सारे इवेंट्स करवाते रहते हैं। जैसे आप लोग प्रोडक्शन कंपनी चलाते हो, कभी अपने कुमाऊनी गीत वगैरह इनका भी कभी एडिटिंग वगैरह करी है? मैम बिल्कुल, हम लोग अभी इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। हाँ, हम लोग अभी भी, हमारा एक गाना है जो अभी इस चीज़ पे काम चल रहा है, एक नया गाना, वो जल्दी अभी लॉन्च भी हम करेंगे। हाँ जी, तो अभी उसके शूट वगैरह के लिए जगह वगैरह देखी जा रही है, तो उसमें जो राइटिंग, इवन लिखते भी जो है, जैसा मैंने बताया था, सूरज मेरे साथ है, वही लिखते हैं, म्यूजिक भी उनका रहता है, फिर हम गवाने के लिए हम सिंगर्स वो करते हैं जो गाते हैं, उसके बाद हम एक्टर्स वगैरह देखते हैं। तो मैम इस क्षेत्र में तो हमने काम करना है, इवन हम फ्यूजन म्यूजिक में काम करने वाले हैं बहुत जल्दी, तो लेट्स सी, होपफुली सब चीज़ें अच्छी। तो आप ये जो सूरज गोस्वामी नाम ले रहे हो, लगता है बहुत टैलेंटेड है, इनसे मिलना पड़ेगा जरूर। बिल्कुल मैम वो तो है। तो श्वेता, आपका जो इतनी बड़ी जर्नी थी, आपने 2008 से, आप जो 8 से नहीं 8 साल आपको हो गए हाँ, इस जर्नी में, हाँ। तो कभी ऐसे कोई यादगार पल जो दिल को छूने वाला? यादगार पल मैम बहुत सारे हैं। मैं तो सबसे पहले तो शुरुआत ही मैं बोलूँगी कि जब मैं यहाँ से दिल्ली गई थी, सबसे पहला ड्रीम तो यही था कि यहाँ से दिल्ली तक पहुँचना, तो एक तो सबसे बड़ा मेरे लिए यही है। दूसरा, जब सबसे पहले मैंने कैमरा फेसिंग की थी, मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा, मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी जब मैं कैमरा फेस करना स्टार्ट किया था, मैं आईज बहुत ब्लिंक करती थी कैमरे को देखते ही, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ये शुरुआती टाइम में होता, और बोलती बहुत तेज़ थी, बहुत तेज़ स्पीड था बोलने का। तो ये सब चीज़ें इम्प्रूव करना, जब मैं खुद अपनी वीडियो 10 बार सुनती थी कि ये कमी है, मैं एक कॉपी में वो बना के रखती थी कि पलक तेज़ झपक रही है, स्पीड ज़्यादा है, तो ऐसे करते करते इम्प्रूव किया है। सुना बहुत है न्यूज़ चैनल्स के, जैसे हर किसी के, आई मीन जो पत्रकारिता में होते हैं उनका जो मतलब होता है, आज तक के एंकर्स हैं, वो लोग एक वो बन जाते हैं, उनको सुनना, चीज़ें करना, वीडियो ऑन करके प्रैक्टिस करना, मेरे लिए मैम सबसे मतलब अच्छा वही था। उसके अलावा फिर जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई, जैसे मैंने आपको बताया, इतने सारे बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, उनका मैंने इंटरव्यू किया। उसके बाद जब मैं हल्द्वानी आई मैम, हल्द्वानी आने के बाद जब मैंने यहाँ काम करना शुरू किया, तो उत्तराखंड को अगर मैं बताऊं कि मेरी पहले, जैसे मैं बात करती हूँ, तो मेरे बात करने का तरीका ही यहाँ मैच नहीं करता था, मतलब मेरे बोलने में इंग्लिश ज़्यादा आती थी, तो मुझे बड़ी अभी भी मैं, मतलब ये चीज़ गलत है वैसे तो, कि अपनी रीजनल लैंग्वेज नहीं आती है, पहाड़ी बोलने में तकलीफ़ होती है, समझती पूरा हूँ पर बोलने में तकलीफ़ होती है, चाहे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ कि मेरे को वो चीज़ भी है, अगर हम फील्ड में काम कर रहे हैं तो वो चीज़ आना ज़रूरी है। और जैसे कि आपने आज जिस शो में भी हमें बुलाया मैम, वो एक पहाड़ का आपने वो दिया है, तो मैं वही बोलूँगी कि होपफुली मैं उस पर खरे उतर पाऊँ आगे चल के।
तो वही वाली चीज़ें हैं कि मतलब ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करना, तो यहाँ हल्द्वानी में आके बहुत चीज़ें सीखी। मतलब आज आप मैं कहीं पे भी खड़े होकर एंकर कर सकती हूँ। इनिशियली मुझे परेशानी होती थी क्योंकि दिल्ली का जो एक तौर तरीका है वो बहुत अलग है। हल्द्वानी में सिंप्लिसिटी है और आप जितना अपनेपन से यहाँ लोगों को डील करेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे अच्छा रहता है। भाषा ऐसी होनी चाहिए जो लोगों के समझ में आए। दिल्ली में इससे अपोजिट होता है, आप वहाँ जितना हाई फाई बोलेंगे, जितना शो ऑफ रहेगा तो उतना ज़्यादा इम्प्रेस होता है। तो यही सब मैम जर्नी है, बहुत सारी चीज़ें सीख रही हूँ अभी भी, और अभी तो शुरुआत ही है, काफ़ी कुछ करना है। तो हम मैम से एक अगर थोड़ा बुरा ना माने तो हम एक चीज़ पूछ सकते हैं मैम से जी। कि खूबसूरत तो है ही है मैम, ऐसा नहीं है, तो शादी का आगे क्या प्लान है? शादी तो आप मेरे पेरेंट्स बहुत खुश होंगे सुन के। अभी थोड़ा सा पोस्टपोन कर रखा है। हाँ, अभी तो मैम अब वही करियर वाली बात है, तो देखते हैं, मे बी नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर ऐसे चलिए, हमारी विशेष आपके साथ है। तो लेकिन मैं श्वेता से इस कैरियर में आई हैं तो मैं जानना चाहूँगी कि वो आगे भी लोगों के लिए एक प्रेरणा बने। तो हम चाहते हैं कि आप जो हमारी बहनें हैं, जो लड़कियां हमारे आने वाले समय की, तो उनके लिए कोई संदेश दीजिए कि वो भी इस क्षेत्र में आ सके आसानी से। बिल्कुल मैम, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आपको जो चीज़ें पसंद हैं उसमें आगे बढ़ना ज़रूरी होता है। सबसे पहले खुद को समझना सबसे ज़रूरी होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप भेड़ चाल का हिस्सा बन जाएं, आप खुद में किस चीज़ में अच्छे हैं, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप बोलने के ही क्षेत्र में आगे बढ़ें या लिखने के ही क्षेत्र में आगे बढ़ें। मैम, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। आप कुकिंग अच्छी करते हैं, प्लीज़ कुकिंग की फील्ड में आगे जाइए। आप कढ़ाई बुनाई अच्छी करते हैं, प्लीज़ उस फील्ड में आगे जाइए। मतलब ये ज़रूरी नहीं होता है कि आप अगर ये देख रहे हैं, जैसा भी आप मुझे देख रहे हैं कि बोलती अच्छा है तो बोलने में ही चले जाओ, नहीं। मैं कोई रोल मॉडल नहीं हूँ, या हम में से कोई भी किसी का रोल मॉडल नहीं है। आप खुद आपके रोल मॉडल हैं। सबसे पहले खुद को पहचानिए। खुद को पहचानने के बाद कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, उसकी स्किल्स लेना बहुत ज़रूरी होता है। उसे किसी ऐसे इंसान से सीखिए जो उसमें सक्सेसफुल है, सीखना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो अपने आप में बहुत बेहतरीन होता है। तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। कॉन्फिडेंस रखिए। लड़की हो, समाज से थोड़ा बहुत लड़ना पड़ेगा, उसके लिए तैयार रहिए। अपने पेरेंट्स को अपने हक में रखिए। अगर आप अपने माँ बाप को समझा सकती हैं कि आप ये सही कर रही हैं, तो आई थिंक समाज से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो भी आपके तरफ आ ही जाता है एक टाइम बाद आके। तो यही है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो देखा आपने, आज के हमारी जो मैं खास मेहमान थी, और आपने कुछ जानकारियाँ लेंगे भी आप इनसे। तो इसी तरह महिलाओं से आप मिलेंगे और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे साथ इसी तरह आगे जुड़े रहिए। धन्यवाद।